नमस्कार दोस्तों, रिकॉर्ड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। ये प्रश्न जो है वो आपके आरओ एआरओ परीक्षा में, कंप्यूटर असिस्टेंट परीक्षा में, अपर निजी सचिव परीक्षा में, ग्रुप सी ग्रुप डी एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न हैं। और इस सीरीज में जो भी क्वेश्चंस हम कवर कर रहे हैं वो यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स की बुक से कवर कर रहे हैं। यहाँ पर अभी तक मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है पॉलिटी, मॉडर्न इंडिया, एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी। अब हम डिस्कस कर रहे हैं साइंस के क्वेश्चंस और ये साइंस का 8th लेक्चर है जिसमें हम केमिस्ट्री कवर कर रहे हैं। केमिस्ट्री में ऑलरेडी 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आपको पहले के लेक्चर्स देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन लेक्चर्स को ज़रूर देखिएगा क्लास। चलिए अब आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में कहीं पर भी किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहूँगी वीडियो क्रैश कोर्स के बारे में। इस वीडियो क्रैश कोर्स में एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से। यहाँ पर आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड की जाएगी, प्लस आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहाँ पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जानकारी चाहिए, तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप कांटेक्ट करिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए अब आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखते हैं और केमिस्ट्री का ये 101 क्वेश्चन है। क्या दिया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following metal कर लीजिए, which of the following metal that is in liquid form at room temperature, कौन सी ऐसी धातु है जो कि लिक्विड फॉर्म में होती है रूम टेम्परेचर पे? एल्यूमिनियम, कॉपर, मरकरी, प्लैटिनम। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? वो है मरकरी। सी आपका सही उत्तर है। अब यहाँ पर एक प्रश्न का उत्तर आप लोग मुझे दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। दूसरा क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन का आंसर तो आपने मुझे बता दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, दैट इज मरकरी। अब दूसरा प्रश्न है, मैंने मेटल के आगे नॉन मेटल लगा दिया। अब इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, जब भी आपसे पूछा जाए कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड होता है एट अ रूम टेम्परेचर, तो आप क्या बताएंगे? ब्रोमीन बताएंगे। ये पॉइंट भी नोट डाउन कर लीजिए, हो सकता है अगली बार आपसे एग्जाम में यही प्रश्न पूछ लिया जाए। अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया, मरकरी जो है वो खाली एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बता दिया, जो ब्रोमीन है वो खाली ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। दोनों याद रखिएगा। अब यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ के परीक्षा में मैंने देखा कि प्रश्न पीरियोडिक टेबल से बनते हैं, तो थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए, इसलिए वन लाइनर क्वेश्चन के फॉर्म में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लास यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो लाइन खींची है पूर्ण विराम था तो इसको हटा दीजिएगा, ये कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 17 है, 2 है, 18 है, 7 है, ठीक है, ऐसे ध्यान दीजिएगा। मैं थोड़ा साइड हो जाऊंगी ताकि दोनों माध्यम में क्वेश्चंस आपको दिखे। पहला क्वेश्चन क्या है? हु डेवलप द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को किसने डेवलप किया है? तो हेनरी मोजले ने, ठीक है, याद रखिएगा, बेसिक सा क्वेश्चन है। अब देखिए, जब हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल में तो उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, याद रखिएगा, ठीक है। अब तीसरा प्रश्न देखिए, पूछा गया है तीसरा और आप चौथा दोनों प्रश्नों को देखिए कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जब हम बात करते हैं उसमें कितने ग्रुप्स होते हैं और कितने पीरियड्स होते हैं, ये पूछा गया है। तो 18 ग्रुप होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं, ये देख लीजिए। आप ही के एग्जाम में पूछा गया था, लास्ट क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं वो आपके हॉरिजॉन्टली, ठीक है, हॉरिजॉन्टली आपके रखे गए हैं और इसको हम क्या कहते हैं? इनको हम पीरियड्स कहते हैं, ठीक है, पीरियड्स कहते हैं। और मैंने आपको क्या बताया कि कितने पीरियड्स हैं? 7 पीरियड्स हैं और ग्रुप कितने हैं? 18 ग्रुप हैं। ध्यान दीजिएगा, वर्टिकल अरेंजमेंट को हम ग्रुप कहते हैं, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को हम पीरियड्स कहते हैं। तो कितने पीरियड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, पूरा पूरा। 1 पीरियड, 2 पीरियड, 3 पीरियड, 4 पीरियड, 5 पीरियड, 6 पीरियड, 7 पीरियड, तो टोटल 7 पीरियड्स हैं। और ये आपके हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल इस तरीके से,
आपका अरेंज है एलिमेंट्स, ठीक है। यहाँ पर ग्रुप देखो, ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, ये दो ग्रुप है। तो वर्टिकल अरेंजमेंट की हम बात कर रहे हैं तो कितने ग्रुप हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ग्रुप्स हैं, ठीक है। ये चीज मैं इतनी बेसिक सी चीज मैं आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि आप ही लोगों के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा था कि वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल इज नोन एज, या हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियोडिक टेबल इज नोन एज, ठीक है। इसलिए मैंने बताया। तो ये पीरियड्स होते हैं, 7 पीरियड्स हैं और ये आपके ग्रुप्स होते हैं और ये अरेंज्ड है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ये याद रखिएगा। चलो आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। विच ग्रुप कंटेन द एल्कलाइन मेटल, पहले देख लीजिए, विच ग्रुप कंटेन द एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है, एंड विच ग्रुप कंटेन द हेलोजन एंड विच ग्रुप कंटेन द नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस, ठीक है। देख लिया। अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं पीरियोडिक टेबल के ही थ्रू, ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया होता रहे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, जब हम बात करते हैं ग्रुप 1 की, तो ग्रुप 1 में आपके एल्कलाइन मेटल है जो कि पूछा गया है। तो एल्कलाइन मेटल किस में है बताओ? ग्रुप 1 में, ठीक है। फिर एल्कलाइन अर्थ मेटल की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो वो किस में है? ग्रुप 2 में है, ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन था कि हेलोजेंस कहाँ पर है, तो ये आपको ग्रुप दिख रहा है। अगर टोटल 18 ग्रुप है तो ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा? 17वां ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। और नोबल गैसेस किस ग्रुप में है? 18th ग्रुप में है। क्लियर? चलो अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। विच ग्रुप कंटेन द एल्कलाइन मेटल? ग्रुप 1, ठीक है। विच ग्रुप कंटेन द एल्कलाइन अर्थ मेटल? ग्रुप 2, बता दिया मैंने। विच ग्रुप कंटेन द हेलोजेंस? ग्रुप 17, एंड विच ग्रुप कंटेन द नोबल गैसेस? ग्रुप 18। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो, विच इज द लाइटेस्ट एलिमेंट, कौन सा लाइटेस्ट एलिमेंट है और कौन सा लाइटेस्ट मेटल है। अब फिर पीरियोडिक टेबल को एक बार देखते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका लाइटेस्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। कौन है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना दिख रहा है आपको? 1 दिख रहा है, ठीक है। और मास नंबर देखेंगे तो 1.008 समथिंग दिख रहा है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा लाइटेस्ट मेटल तो आप क्या बताएंगे? लिथियम बताएंगे, ठीक है, लिथियम, ठीक है। अगर एलिमेंट पूछेगा, एलिमेंट में आपके गैस, मेटल और नॉन मेटल सब इंक्लूडेड है, ठीक है, तब हम हाइड्रोजन बताएंगे। लेकिन अब अगर आपसे लाइटेस्ट मेटल पूछा तो लिथियम बताएंगे। तो यहाँ पर दोनों प्रश्नों का आंसर मिल गया। विच इज द लाइटेस्ट एलिमेंट? हाइड्रोजन, ठीक है। कौन सा सबसे हल्का तत्व है? हाइड्रोजन। विच इज द लाइटेस्ट मेटल? सबसे हल्की धातु है, लिथियम हो गया। विच इज द हैवीएस्ट नेचुरल अकरिंग एलिमेंट? तो ये यूरेनियम है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। लास्ट ही क्लास में हमने डिस्कस किया था। विच नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, नॉन मेटल की बात होगी तो ब्रोमीन होगा, अगर मेटल की बात होगी तो मरकरी हो जाएगा। विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल? तो हो जाएगा फ्रेंसियम, याद रखिएगा, ठीक है। थ्योरेटिकली अगर हम देखें सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल आपका होता है फ्रेंसियम। विच इज द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल? फ्लोरीन, ठीक है। सबसे कम रिएक्टिव नॉन मेटल कौन सा है? तो वो फ्लोरीन है। विच एलिमेंट हैज द एटॉमिक नंबर 1? अभी मैंने डिस्कस किया है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1 है। विच एलिमेंट हैज द एटॉमिक नंबर 79? गोल्ड, याद रखिएगा। विच एलिमेंट हैज द एटॉमिक नंबर 92? तो यूरेनियम। चलो अब एक बार दिखा दूं मैप में, नहीं तो गुस्सा आ जाओगे। अब देखो ये क्या है? एयू। एयू क्या होता है? एयू गोल्ड होता है, ठीक है। यहाँ पर गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना है? 79। ऊपर एटॉमिक नंबर लिखा रहता है, इधर एटॉमिक मास लिखा रहता है। जब हम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करते हैं। जब हम मास नंबर की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं? एटॉमिक मास इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर है ना? ये सारी चीजें पहले के क्लासेस में मैंने आपसे डिस्कस की है। तो गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना है? 79 है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लियर है क्लास? यहाँ पर देख लो आप लोग, मैंने आपको बताया था कि आप ये याद रखिएगा, आप ही के एग्जाम में पूछा था कि बोरॉन, ठीक है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी, टेल्यूरिनियम और पोलेनियम, ये सब क्या है? ये सारे आपके सेमी मेटल्स हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में सेमी मेटल्स की जगह मेटलॉइड लिखा था,
मेटलॉइड कौन होते हैं? जिनकी प्रॉपर्टीज जो है वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में लाई करती है। ये आपके एग्जाम में पूछा था, इसीलिए बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ। अगर पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो यहीं से आपके बनेंगे। ठीक है, क्लियर है क्लास? चलो, अब यहाँ पर आपको दिख रहा है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ठीक है, रेडॉन, और यहाँ पे हो गया। चलो, ये आपके इनर्ट गैसेस हो गए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न में पढ़ते हैं, विच इज द स्मॉलेस्ट एटम इन द पीरियोडिक टेबल। तो हीलियम जो है वो स्मॉलेस्ट है, लेकिन हम हाइड्रोजन, अगर एटॉमिक नंबर की बात करेंगे हम, ठीक है, तो फिर हाइड्रोजन, मैंने आपको बताया हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1 ही है। ठीक है, विच इज द लार्जेस्ट एटम इन द पीरियोडिक टेबल। तो फ्रेंचियम, याद रखिएगा। क्लियर हो गया क्लास? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अदर मेटल से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम देखते हैं। 102, टूथपेस्ट आर मेड व्हाइट विथ। बताओ, टूथपेस्ट का कलर जो होता है वो व्हाइट होता है ड्यू टू अभ्रक, मतलब माइका, फ्लोराइड, टाइटेनियम ऑक्साइड या फिर सिलिका। 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो टूथपेस्ट का कलर व्हाइट अपीयर होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टाइटेनियम ऑक्साइड। सेकेंड आपका सही उत्तर है, सॉरी सी आपका सही उत्तर है, सी। ठीक है, टाइटेनियम ऑक्साइड। आगे बढ़े। क्वार्ट्ज इज कंपोज्ड ऑफ विच टू एलिमेंट। जो क्वार्ट्ज होता है वो किसका बना होता है? आयरन एंड मैग्नीशियम, आयरन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन, या सिलिकॉन एंड आयरन। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ARO 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो याद रखिएगा, ऑक्सीजन और सिलिकॉन का बना होता है क्वार्ट्ज। ठीक है, तो सी आपका सही उत्तर है यहाँ पर। अब एक तरफ आपको पेट्रोलियम के घटक दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनका प्रयोग दिया गया है। थोड़ा सा अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और आराम से प्रश्न करिए। पहले ऑप्शन में आपको पैराफिन मोम दिया गया है, पैराफिन वैक्स। दूसरे में बिटुमिन की बात की गई है, बिटुमिन की, फिर पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, फिर केरोसिन की। आपको मैच करना है। यहाँ पर पेंट और रोड सरफेसिंग में किसका प्रयोग होता है? फ्यूल की तरीके से किसका प्रयोग होता है? स्टोव में क्या डालते हो? क्या मम्मी लोग कहती है स्टोव में खत्म हो गया। अब आप लोग को नए जनरेशन के तो स्टोव पता नहीं रखे हो कि नहीं। लैम्प जलाकर पढ़ने वाले समय में के लोगों से पूछो उसमें क्या डाला जाता था। ठीक है, ऑइंटमेंट में, कैंडीज में, वैसलीन में क्या पड़ता है? पता ही होगा। फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री क्या हो जाएगा? यहाँ पर मैच करो 104 को। बहुत ही आसान प्रश्न है। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो क्या है? जब हम पैराफिन वैक्स की बात करते हैं तो हम कैंडल्स की बात करते हैं, हम वैसलीन की बात करते हैं। ए का थर्ड 2 जगह दिया गया है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें कैरोसिन की, ठीक है, तो कैरोसिन जो है वो यूज होता था, कैरोसिन डाला जाता था लैंप में, स्टोव्स में। ठीक है, तो मिट्टी का तेल लेके आओ, लैंप जलाना है, मिट्टी का तेल लेके आओ, स्टोव जलाना है। तो डी का सेकंड हो गया, यही आपका सही उत्तर है। ठीक है, बिटुमेन की हम बात करेंगे तो उसे पेंट, रोड सरफेसिंग में यूज किया जाता है। पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म की जब हम बात करेंगे, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी का प्रयोग करते हो ना घर में, एलपीजी, घर में, हाउस में एलपीजी का प्रयोग होता है। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, तो डी आपका सही उत्तर है। चलो, अरे वाह, क्वेश्चन ही पूछ लिया कि एलपीजी में क्या प्रेजेंट होता है। तो जब घर में एलपीजी खत्म होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस खत्म हो जाती है, तो मम्मी लोगों का क्या बढ़ जाता है? बीपी बढ़ जाता है, याद रखना। ठीक है, तो ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। जब एलपीजी खत्म होने लगती है तो बीपी बढ़ने लगता है। तो एलपीजी में क्या प्रेजेंट होगा? मीथेन, इथेन, ब्यूटेन या फिर हेक्सेन। तो यहाँ पर ब्यूटेन और प्रोपेन प्रेजेंट होता है, याद रखिएगा। ठीक है, वैसे एग्जाम में आपको ज़्यादातर ब्यूटेन ही ऑप्शन में दिया रहता है। सी आपका सही उत्तर है, 105 का सी। अगला हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कोल टाइप इज द मोस्ट पॉपुलर कोल इन कॉमर्शियल यूज। सबसे ज़्यादा कॉमर्शियल यूज में हम लोग किस कोयले का यूज़ करते हैं? कोल का। पीट का, भूरा कोयला, बिटुमिनस या फिर एंथ्रासाइट। याद रखिएगा, एंथ्रासाइट जो है वो बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल होता है, सबसे बेस्ट क्वालिटी एंथ्रासाइट होता है। उसके बाद बिटुमिनस होता है, फिर लिग्नाइट होता है, और सबसे खराब क्वालिटी का कोयला जो होता है वो पीट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर 106 का आपका सही उत्तर क्या है? हम लोग भारत में ज़्यादातर बिटुमिनस कोयले का प्रयोग करते हैं। अगर भारत में पूछा जाए कि क्या एंथ्रासाइट मिलता है, तो हमारे यहाँ भारत में एंथ्रासाइट बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं मिलता है, लेकिन हाँ,
उपलब्ध है जम्मू कश्मीर रीजन में, याद रखिएगा। जब हम तमिलनाडु वाले रीजन को देखते हैं, तमिलनाडु में जो कोयला हमको मिलता है वो लिग्नाइट कोयला होता है, ठीक है। और गोंडवाना क्षेत्र जहां से हमको सबसे ज्यादा कोयला मिलता है, वहां पर बिटुमिनस टाइप का कोयला मिलता है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 106 का सी आपका सही उत्तर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गोबर गैस? गोबर गैस में आपकी कौन सी गैस जो है वो मुख्य घटक के रूप में होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन? तो 107 का आपका जो सही उत्तर है, गोबर गैस की जब बात करेंगे तो इसमें मीथेन, याद रखिएगा, बी आपका सही उत्तर है। गोबर गैस में मुख्य घटक जो होता है वो मीथेन गैस होता है। मीथेन एक रंगहीन और गंधहीन गैस होती है। इसे हम मार्श गैस या मिथाइल हाइड्रोक्साइड के रूप में भी जानते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। मीथेन को मार्श गैस भी कहा जाता है। 108 को देखिए, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस। बायोगैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? वही सेम क्वेश्चन आपसे फिर पूछ लिया गया है, यही सेम क्वेश्चन है। Which one of the following is the main constituent of गोबर गैस? फिर यही सेम क्वेश्चन, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस इज मीथेन। ए आपका सही उत्तर है। चलो, बायोगैस सोर्स ऑफ एनर्जी डू नॉट इंक्लूड, इसमें क्या नहीं इंक्लूड होता है? सीड ऑयल, वुड, कैटल डंक या फिर कोयला? बताइए, डू नॉट इंक्लूड की बात यहाँ पर की गई है, ठीक है। तो बायोगैस में आपका कोयला का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। वनस्पति तेल, लकड़ी, कैटल डंक, ठीक है, जो भी वेस्ट आपके होते हैं, जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, उनको आप एक जगह इकट्ठा करके सड़ा के बायोगैस बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ लेकिन उसमें कोयले का प्रयोग नहीं है। कोयला तो खुद एक फॉसिल फ्यूल है जिससे हमें एनर्जी का सोर्स है। अब हम कोयले का यूज करके बायोगैस क्यों बनाएंगे जब हमको खुद कोयले से एनर्जी मिल सकती है? तो डी आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। अगला, कुकिंग गैस यूज इन एलपीजी, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो सिलेंडर्स में हमारे यूज होता है, उसमें अगर हम देखें मेन आपका मतलब इसमें क्या लिखा है? सिलेंडरों में उपयोग होने वाली खाना पकाने की द्रवित पेट्रोलियम गैस क्या होती है? ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, मीथेन एंड मीथेन, फिर दिया है ब्यूटेन एंड प्रोपेन और इथेन। मेरे स्टूडेंट्स को तो पता है, घर में एलपीजी खत्म होती है तो मम्मी लोगों की बीपी बढ़ती है, तो इसमें ब्यूटेन एंड प्रोपेन है। 110 का सी आपका सही उत्तर है। चलो, एलॉय से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। 111वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्रोंज? ठीक है, ब्रोंज की हमने बात की है। एक चीज आपकी होती है ब्रोंज, ठीक है, और एक होता है ब्रास, ठीक है। अच्छा, जब मैं पढ़ती थी तो मुझे बड़ी कंफ्यूजन होती थी। देखो, मैं एकदम ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों को देती हूँ, ऐसा तो है नहीं कि बिना पढ़े लिखे मैं यहाँ पर आ गई हूँ आप लोगों को पढ़ाने। तो एक समय रहा होगा, मैं भी बैठ के अच्छे से पढ़ाई करती थी, तो उस समय मुझे इन दोनों में बड़ी कंफ्यूजन होती थी कि ये क्या है, ब्रोंज ब्रास क्या है, नहीं समझ में आता था, याद नहीं होता था। तो मेरी एक दोस्त ने मुझे बोला था, आज उसकी याद आ गई आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते, कि देखो ऐश्वर्या, जब ब्रोंज लिखती हो तो यहाँ पर जेड आता है, ठीक है, यहाँ पर क्या आ रहा है? जेड आ रहा है। तो मतलब ऐसे समझ लो कि इसमें जिंक है, तो इसमें जिंक मत डालना, Z इसमें ऑलरेडी है तो Z की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जब हम कॉपर और एल्यूमिनियम की बात, यहाँ पर 111 का ध्यान दीजिएगा, सॉरी, जब हम कॉपर और टिन की बात करते हैं तो वो ब्रोंज होता है, क्योंकि इसमें Z ऑलरेडी है, और ब्रास में Z नहीं है, तो इसमें तुम जिंक डाल दो, Zn डाल दो और कॉपर डाल दो, ठीक है। तो ब्रास जो है वो कॉपर और जिंक होता है, और ब्रोंज जो है वो कॉपर और टिन होता है। समझ में आया? कॉपर दोनों में कॉमन है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। बस मुझे बड़ी कंफ्यूजन होती थी, टिन किस में होता है, जिंक किस में होता है, हमेशा मैं कंफ्यूज हो जाती थी। तो उसने मुझसे कहा कि ब्रोंज में Z ऑलरेडी है, तो मतलब कॉपर और टिन है, ब्रास में आपका कॉपर और जिंक हो गया, क्योंकि इसमें Z नहीं है। तो अगर समझ में आया ऐश्वर्या मैम क्या कहना चाह रही हैं तो समझ जाना, नहीं तो फिर बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको याद रहता है, बहुत अच्छी बात है, छोड़ दो, ज़्यादा पैनिक मत हो, ज़्यादा पेन मत लो। बस मुझे कंफ्यूजन होती थी ब्रोंज और ब्रास में कि किसमें कॉपर टिन के साथ होता है, किसमें कॉपर जिंक के साथ होता है। तो मैंने याद किया कि इसमें Z है तो कॉपर और टिन होगा, इसमें Z नहीं है तो कॉपर और जिंक होगा। चलो, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर A है, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉपर और यहाँ पे दिया गया है टिन, ठीक है, A। अब एन एलॉय इज, एलॉय क्या होता है? कंपाउंड होता है एलोटोट्रॉपिक
फॉर्म होता है, आइसोमर होता है या फिर मिक्सचर होता है, आपको ये बताना है। तो 112 का जो आपका सही उत्तर है वो क्या है, एलॉय जो है वो एक मिक्सचर होता है। अभी हमने देखा यहाँ पर आपसे पूछा गया था ब्रोंज के बारे में, तो यहाँ पे कॉपर और टिन था, तो एलॉय था ये। इसी तरीके से यहाँ पर भी किस मिश्र धातु होती है, मिक्सचर होता है एक, ठीक है। अगला हम देखते हैं, एमेलगम की बात की गई है। एमेलगम इज अ टर्म यूज्ड फॉर एन एलॉय ऑफ मेटल विद लेड, कॉपर, मरकरी या फिर एल्यूमिनियम, ठीक है। एमेलगम शब्द का इस्तेमाल करते हैं मिश्र धातु की एक धातु का डैश के साथ, किसके साथ, जब भी मरकरी के साथ होगा, ठीक है, तो वहां पर हम एमेलगम की बात करते हैं। सी, जब पारा को किसी अन्य धातु के साथ मिश्र धातु के साथ मिलाया जाता है तो एमेलगम का निर्माण होता है, याद रखिएगा। एमेलगम दिया है तो पारा हो गया। चलिए अब इस प्रश्न को आप लोग पढ़िए इस प्रश्न को, ग्रुप सी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो बहुत डिफिकल्ट प्रश्न नहीं होगा, ठीक है। बताइए यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा। बताइए, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक। तो एल्यूमिनियम का आपने, अरे यहाँ पर आयरन का आपने पढ़ा होगा, सबसे आसान, कि हेमेटाइट आपका दिया रहता है ना, तो बी का फोर्थ होगा, बी का फोर्थ एक ही जगह दिया गया है। 114 का आपका जो सही उत्तर होगा वो ए हो जाएगा। जब हम तांबे की बात करेंगे तो इसका आपका हो जाएगा क्यूप्राइट, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम आयरन की बात करेंगे हेमेटाइट, ठीक है। एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो बॉक्साइट, यहाँ से भी आप कर सकते थे, ठीक है, बॉक्साइट। और जिंक की बात करेंगे तो कैलामाइन, याद रखिएगा। ए आपका सही उत्तर है यहाँ पर। आगे बढ़े, बॉक्साइट इज द ओर ऑफ, बताइए, अभी तुरंत डिस्कस किया, बॉक्साइट किसका ओर है, एल्यूमिनियम का ओर है, अभी हमने देखा। हेमेटाइट किसका है, आयरन का है। कैलामाइन किसका है, बताओ। चलो, आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट, डोलोमाइट, सिनेबर या फिर हेमेटाइट। तो अभी हमने डिस्कस किया है आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हेमेटाइट, ठीक है, डी आपका सही उत्तर है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ कार्बोनेट ओर इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर इज नोन एज, ठीक है। बताइए, हम क्या कर रहे हैं, कार्बोनेट ओर को, कन्वर्जन ऑफ कार्बोनेट ओर इनटू ऑक्साइड, उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं बाय हीटिंग प्रोसेस स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर इज नोन एज रोस्टिंग, निस्तापन, प्रगलन, स्मेल्टिंग या फिर इलेक्ट्रोलिसिस। 117 का आपका सही उत्तर क्या है, इसको हम कैल्सिनेशन कहते हैं, ठीक है। रोस्टिंग, रोस्ट करना तो आपको पता है ना, भूनना, भूनते हो, तो क्या वहां पर एयर सप्लाई आप खत्म कर देते हो, नहीं, एयर सप्लाई रहती है ना, ऐसा तो नहीं एकदम ढक के भून रहा है, ऐसे ही तो भूनते हो। जब कैल्सिनेशन होती है तो वहां पर स्ट्रांगली इन अ लिमिटेड एयर सप्लाई, ये याद रखिएगा। तो ये कैल्सिनेशन प्रोसेस होता है, बी आपका सही उत्तर है, ठीक है क्लास। देखो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, हो सकता है सारे ऑप्शंस को एक बार देख लेते हैं। जब हम बात करते हैं निस्तापन की, कैल्सिनेशन की प्रक्रिया में अयस्क से जल व वाष्पशील पदार्थ बाहर निकल जाते हैं तथा अयस्क शुष्क व सरगंध हो जाता है। यह अभिक्रिया परावर्तन भट्टी में संपन्न की जाती है, ठीक है। फिर रोस्टिंग में अगर हम देखें तो रोस्टिंग आप लोगों को पता है। स्मेल्टिंग देख लीजिए, स्मेल्टिंग प्रक्रिया में अयस्क को गर्म करके पिघलाया जाता है, मतलब पिघला दिया जाता है। स्मेल्टिंग में क्या होता है, पिघला दिया, जो भी मेटल है उसको पिघला दिया जाता है, मेल्ट कर दिया जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस, जब किसी विद्युत अपघटक के विलायक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इससे इलेक्ट्रोड पर पदार्थ इकट्ठे हो जाते हैं। क्लास देखिए, यहाँ पर जब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता था तो यहाँ पर एक तरफ एनोड एक तरफ कैथोड होता है, एनोड और एक तरफ कैथोड होता है। इसे आप इलेक्ट्रिक सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पर आपके मेटल्स का डिपोजिशन होता रहता है, ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कहलाता है। अभी आगे प्रश्न आएगा तो मैं बताऊंगी एक एक टॉपिक से, बस थोड़ी थोड़ी जानकारी सबके बारे में रखिए। देखो, जो साइंस बैकग्राउंड के हैं उनको दिक्कत नहीं हो रही होगी, लेकिन जिन्होंने अभी तक साइंस नहीं पढ़ी है उनको दिक्कत हो रही होगी, ठीक है, वो चीज़ मैं समझ रही हूँ, इसीलिए मैं बार बार हर लेक्चर में ये बात आपसे कह रही हूँ। या तो फिर मैं पूरी थ्योरी आपको पढ़ाऊँ, लेकिन ये PYQs का सेशन है तो थ्योरी पढ़ाना इसमें पॉसिबल नहीं है,
क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो इसका ऑब्जेक्टिव है, जैसे आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी करते हो तो उस एग्जाम की तैयारी सिलेबस के अकॉर्डिंग करते हो, ठीक है। उसी तरीके से जब हम पढ़ा रहे हैं, इस सीरीज का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, PYQs को डिस्कस करना, तो मैं उसको डिस्कस कर रही हूँ। बीच बीच में जो एक्सप्लेनेशन मैं आपको सिंपल तरीके से दे सकूँ वो भी देती हूँ, लेकिन अगर कहीं पे बहुत प्रॉब्लम होती है तो टॉपिक का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। चलो, फॉर विच मेटल इज बॉक्साइट एक्सप्लोडेड फ्रॉम दी अर्थ, बताओ बॉक्साइट के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अभी हमने कितनी बार चिल्ला चिल्ला के आपको बताया है, बॉक्साइट किसका और है, एल्यूमिनियम का। सी आपका सही उत्तर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटेलिक मेटल, कौन सा मेटेलिक मेटल नहीं है, माइका, आयरन और कॉपर और मैग्नीज। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है, 119 का। माइका जो है वो मेटेलिक मिनरल नहीं है। आयरन, कॉपर और मैग्नीज की हम बात करेंगे तो ये मेटेलिक होते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, पॉलीमर से रिलेटेड, प्लास्टिक इज लार्जली डिराइव्ड फ्रॉम, प्लास्टिक मुख्य रूप से प्राप्त होती है किससे, बताइए यहाँ पर, क्रूड पेट्रोलियम से, माइनिंग वेस्ट से, बॉक्साइट ओर से, या डिप सी माइनिंग से। 2021 में ARO में पूछा गया प्रश्न है ये। तो यहाँ पर इज लार्जली डिराइव फ्रॉम डीप सी माइनिंग, ये सब क्या, बॉक्साइट और माइनिंग वेस्ट नहीं, क्रूड पेट्रोलियम कह सकते हैं। ए आपका सही उत्तर है, ठीक है। प्लास्टिक का उत्पादन मुख्यतः कच्चे तेल, ठीक है, क्रूड पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। आगे देखते हैं डिटर्जेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को, ठीक है, सोप और डिटर्जेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को। डिटर्जेंट यूज फॉर क्लीनिंग क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स कंटेन, बताइए इसमें क्या होता है, कपड़े और बर्तन धोने वाला जो साबुन होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, बाइकार्बोनेट, ठीक है, बिस्मम थिट्स, सल्फोनेट और नाइट्रेट दिया गया है यहाँ पर। इलाहाबाद हाईकोर्ट RO परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। तो यहाँ पे सल्फोनेट्स आपका हो जाएगा। 121 का सी आपका सही उत्तर है कि जब हम कपड़े और बर्तन साफ करने वाले साबुन की बात करते हैं तो उसमें हमारा सल्फोनेट प्रेजेंट होता है, ठीक है। बाइकार्बोनेट की अगर हम बात करेंगे तो मैंने आपको बताया था, बाई से आपको बाई याद रखना है, और बाई जो है वो क्या कर रही है, केक को बेक कर रही है, ठीक है। तो ये याद रहेगा ना, बेकिंग सोडा हम सोडियम बाइकार्बोनेट को कहते हैं। इसी तरीके से वॉशिंग सोडा हम सोडियम कार्बोनेट को कहते हैं। मैंने आपको बताया था सोडियम कार्बोनेट में कार आ रहा है, कार को वॉश करो तो वॉशिंग सोडा हो गया, ठीक है, ट्रिक बता रही हूँ। और यहाँ पर डिटर्जेंट यूज फॉर क्लीनिंग क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स कंटेन सल्फोनेट्स, ठीक है, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। विच वन इज अ इमल्सिफायर, बताइए इसमें से इमल्सिफायर कौन सा है, साबुन है, तेल है, ठीक है, लिंसीड है या फिर वाटर है। RO परीक्षा 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर जो सोप है वो इमल्सिफायर है। ए आपका सही उत्तर है, और टॉपिक का नाम ही सोप डिटर्जेंट है, तो यहाँ पर आंसर आपका सोप और डिटर्जेंट ही होने वाला है। चलो, सोडियम की हम बात करते हैं। सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूनिक एसिड और एमोनियम सॉल्ट विथ क्लोराइड और ब्रोमाइड आर रिगार्डेड एज, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूनिक एसिड और एमोनियम सॉल्ट विथ क्लोराइड और ब्रोमाइड आर रिगार्डेड एज सोप, डिटर्जेंट, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। 2022 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा, वो हमारे डिटर्जेंट होते हैं। बी आपका सही उत्तर है। सल्फोनिक अम्लों के सोडियम सॉल्ट या क्लोराइड ब्रोमाइड का अमोनियम सॉल्ट जो होता है वो आपके डिटर्जेंट की तरीके से कार्य करता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बार बार देखा जा रहा है, इस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और ये एक अच्छा क्वेश्चन भी है, क्योंकि आप सॉल्ट और बोला गया सोडियम सॉल्ट, Na की बात की गई है, ऑफ सल्फ्यूनिक एसिड और एमोनियम सॉल्ट विथ क्लोराइड, एमोनियम NH3 की बात की गई है, क्लोराइड और ब्रोमाइड आर रिगार्डेड एज डिटर्जेंट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। डिटर्जेंट आर बेटर क्लींजिंग एजेंट देन सोप एंड कैन बी यूज्ड फॉर वॉशिंग इवन विथ हार्ड वाटर, बिकॉज, ऐसा क्यों बोला जाता है कि जो डिटर्जेंट हैं वो ज़्यादा बेटर वॉशिंग एजेंट होते हैं सोप के कंपैरिजन में, ठीक है, और डिटर्जेंट का यूज़ हम लोग हार्ड वाटर के साथ भी कर सकते हैं।
They form insoluble calcium and phosphate salt with hard water. They form soluble sodium and magnesium salt with hard water. They do not form insoluble calcium and magnesium salt with hard water. और आखिरी दिया they are sodium salt of long chain alkali hydrogen sulfate. क्लास में आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार आप क्या करिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और आराम से एक एक ऑप्शन को पढ़ लीजिए, ठीक है, फिर इसका उत्तर दीजिएगा। 124 का आपका जो सही उत्तर है वो क्या है बताइए। डिटर्जेंट आर बेटर क्लीनिंग एजेंट देन सोप एंड कैन बी यूज फॉर वॉशिंग इवन विथ हार्ड वाटर बिकॉज दे फॉर्म सॉल्युबल सोडियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट विथ हार्ड वाटर। बी आपका सही उत्तर है। अब गैस और सीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को देख लीजिए। यहाँ पर द कंपोनेंट ऑफ सीमेंट विच हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग quickly and acquiring considerable strength within few days and constitute 50% of cement is, बताइए 50% of cement में इसका हिस्सा होता है, मतलब ये आपका प्रेजेंट होता है संगठक के रूप में। तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट या फिर ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ARO परीक्षा 2016 में पूछा गया ये प्रश्न है आपका, ठीक है। तो 125 का जो आपका सही उत्तर है वो क्या है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट आपका प्रेजेंट होता है सीमेंट्स में, ठीक है, याद रखिएगा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट सीमेंट्स में प्रेजेंट होता है। डी आपका सही उत्तर है, 50% इसका योगदान होता है। अब हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड क्वेश्चंस को एक बार देखते हैं। क्या दिया गया है, कंबशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स जनरली गिव अ क्लीन फ्लेम, ठीक है, निम्नलिखित में से किस यौगिक का दहन सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करता है। मतलब यहाँ पर जब इसका कंबशन होता है तो स्वच्छ ज्वाला मतलब आपकी ज्वाला क्लीन फ्लेम आपको देखने को मिलता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, फॉसिल फ्यूल या फिर रबड़। इलाहाबाद हाईकोर्ट ARO 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड को जब हम जलाते हैं तो यहाँ पर हमें क्लीन फ्लेम मिलती है, ठीक है, स्वच्छ ज्वाला देखने को मिलती है जब उसका दहन होता है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स का। अल्कोहल से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। 127 क्वेश्चन क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मेनली यूज्ड फॉर हैंड सैनिटाइजर। हैंड सैनिटाइजर में किसका प्रयोग होता है, एसिटिक एसिड का, एल्कोहल का, कीटोन का या फिर एल्डिहाइड का। इलाहाबाद हाईकोर्ट ARO 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो ध्यान रखिएगा, जब हम हैंड सैनिटाइजर की बात करते हैं, हैंड सैनिटाइजर में एल्कोहल का प्रयोग होता है, इसीलिए कभी कुछ जल ना रहा हो तो सैनिटाइजर का यूज करके आप उसमें माचिस लगा दीजिए, वो जलने लगेगा, ठीक है, तो उसमें एल्कोहल आपका प्रेजेंट होता है, बी, ठीक है। चलो 128 क्वेश्चन को देखते हैं। Denatured alcohol which is unsuitable for consumption is made by adding, विकृत एल्कोहल जो उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं होता है उसे क्या मिलाकर बनाया जाता है, ठीक है। ब्लू डाई टू गिव कलर टू द एल्कोहल फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन, सोडियम क्लोराइड टू मेक इट एसिडिक, वाटर टू मेक इट बेसिक, एसिटिक एसिड टू मेक इट न्यूट्रल। तो बताइए यहाँ पर डीनेचर्ड एल्कोहल की बात की गई है, उसमें क्या सोडियम क्लोराइड को मिलाया जाता है टू मेक इट एसिडिक, वाटर को मिलाया जाता है टू मेक इट बेसिक, या फिर एसिटिक एसिड को मिलाया जाता है टू मेक इट न्यूट्रल, या फिर ब्लू डाई को ऐड किया जाता है कि हम उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर ले। तो यहाँ पर 128 का आपका सही उत्तर क्या है, उसमें ब्लू डाई मिलाया जाता है जिसकी वजह से अल्कोहल में कलर आए एंड इट कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर डीनेचर्ड अल्कोहल एक प्रकार से एथेनॉल होता है, ये ध्यान रखिएगा। डीनेचर्ड अल्कोहल की जब हम बात कर रहे हैं तो ये एक तरीके से क्या होता है, एथेनॉल होता है, ठीक है, जिसे मेथनॉल जैसे जहरीले पदार्थ या कोई अन्य पदार्थ मिलाकर पीने के अनुपयुक्त बना दिया जाता है। इसमें आसानी से ये पहचान में आ जाए इसलिए इसे रंगीन बनाया जाता है और नीले कलर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है क्लास। चलो आगे बढ़ते हैं। 129 क्वेश्चन को देखते हैं। शार्प पेन कॉज्ड बाय स्टिंग ऑफ एन एंट इज, बताइए जब कोई चींटी काटती है तो खूब ऐसे जलता है ना, अजीब सा लगता है, तो वो किसके वजह से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से, फॉर्मिक एसिड की वजह से, सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से या फिर मेलिक एसिड की वजह से। आरओ 2023 में पूछा गया प्रश्न है। तो जब कोई चींटी आपको काटती है तो उसमें पेन आपको फील होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉर्मिक एसिड, ठीक है, बी आपका सही उत्तर है।
ऐसे भी प्रश्न परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। अब पूछा गया विनेगर के बारे में, विनेगर का फॉर्मूला क्या है बताओ, 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो विनेगर का फॉर्मूला क्या, एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, ठीक है, बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था कि जब हम सिरके की बात करते हैं, हम विनेगर की बात करते हैं, उसमें आपका एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। चींटी के डंग में फॉर्मिक एसिड, याद रखिएगा। ठीक है, पेट में जो डाइजेशन की प्रक्रिया होती है, ठीक है, उसके लिए कौन सा एसिड रिस्पॉन्सिबल होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कार की बैटरीज में कौन से एसिड का प्रयोग किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड का। एक्सप्लोजिव्स में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, नाइट्रिक एसिड। एंटीसेप्टिक में बोरिक एसिड, ठीक है, याद रखिएगा। कर्ड में, दही में लैक्टिक एसिड। चलो, कार्बोनिक कंपाउंड से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन द टोमेटो, तो बताओ यहाँ पे लैक्टिक, पेलेमिटिक, मेथेनोइक या फिर ऑक्जेलिक एसिड। 131 का आपका सही उत्तर है ऑक्जेलिक एसिड। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था जब टमाटर की बात होगी तो ऑप्शन में आपको मेलिक एसिड मिलेगा या फिर ऑक्जेलिक एसिड मिलेगा। यहाँ पर ऑक्जेलिक एसिड दिया गया है, डी आपका सही उत्तर है। लैक्टिक एसिड की बात करेंगे तो दूध में, ठीक है। पमिटिक एसिड की बात करेंगे तो ये वनस्पति तेल पाम ऑयल में पाया जाता है। मेथेनोइक एसिड की बात करेंगे तो ये सिरका और संतरे के छिलके जैसे पदार्थों में पाया जाता है। केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। 132 क्वेश्चन को क्या दिया गया है, विच इज नॉट ट्रू फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के लिए कौन सा स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। इट इन्वॉल्व, ऑक्सीकरण प्रक्रिया के लिए क्या सही नहीं है, इसमें शामिल है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और अ ग्रुप, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और अ ग्रुप। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ परीक्षा 2023 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो 132 का आपका क्या है, बी आपका सही होगा। विच इज नॉट ट्रू फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन प्रोसेस में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, ना कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो बी आपका सही नहीं है, नॉट ट्रू पूछा गया है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कौन सा आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है बोला गया है। ध्यान दो, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, रेस्पिरेशन, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट या फिर डिसोल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर। तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस नहीं है, आपको बताना है। 133 का आपका सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर। ठीक है, देखो जब हम नमक को पानी में घोलते हैं तो इससे यहाँ पर हमें बाहर से ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है ना, तो ये आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस नहीं है। जब नेचुरल गैस की बात हम करते हैं, बर्न करने की बात करते हैं नेचुरल गैस में, तो एक्सोथर्मिक, बाहर से भी ऊर्जा की, एनर्जी की आवश्यकता होती है। रेस्पिरेशन में भी होती है, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल इनटू कंपोस्ट में भी होती है, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इनटू वाटर में नहीं होती है। डी आपका सही उत्तर है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिटन एज, बताइए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिटन एज बेस प्लस एसिड इज इक्विवेलेंट टू, मतलब इट गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, बेस प्लस वाटर गिव्स सॉल्ट, एसिड प्लस सॉल्ट गिव बेस प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर गिव बेस प्लस एसिड। तो आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे 134 में तो आप बता सकते हैं जब हम बेस और एसिड को, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन की बात की गई है, निष्क्रिय प्रतिक्रिया की बात की गई है, तो बेस और एसिड रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा भी यहाँ पे आप ध्यान से पढ़ते हैं, न्यूट्रलाइजेशन की बात की गई है तो बेस प्लस एसिड यहाँ पर सॉल्ट और वाटर प्रोवाइड करते हैं। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल पूछा गया है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, यही आपको ऑप्शन में पहले दिया गया था। मिक्सिंग ऑफ वाटर विथ शुगर, नो। मिक्सिंग ऑफ वाटर विथ क्ले, नो। मिक्सिंग ऑफ वाटर विथ कॉमन सॉल्ट, नो। यहाँ पर आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या है, जो वेजिटेबल वेस्ट है वो आपके कंपोस्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। सब्जी, साग सामग्री का कंपोस्ट में विघटित होने में एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एनर्जी बाहर से ली जा रही है। 2021 में पूछा गया प्रश्न है। फर्टिलाइजर से रिलेटेड क्वेश्चंस को अब हम देखते हैं। चलो, व्हाट आर 3 मेन इंग्रेडिएंट इन फर्टिलाइजर। NPK की बात यहाँ पर की गई है। फर्टिलाइजर में आप कहते हैं ना NPK, तो N क्या है, नाइट्रोजन है, P क्या है, फॉस्फोरस है, K क्या है, पोटेशियम है। आंसर आपको मिल गया होगा। NPK की हम बात करते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम की। ए आपका सही उत्तर है।
अगला देखें, आइडल एनपीके रेशियो फॉर सीरियल्स इज, बताइए यहाँ पर अनाज का आदर्श एनपीके अनुपात क्या होता है? 1:2:1, 4:2:1, 2:4:1, 1:2:4। तो एनपीके का जो रेशियो होता है वो आपका होता है 4:2:1। बी आपका सही उत्तर है, ठीक है, अनाज के लिए। केमिकल कंपोजिशन ऑफ किसान खाद इस, बताइए किसान खाद में क्या प्रेजेंट होता है? कैल्शियम एमोनियम नाइट्रेट, एमोनियम क्लोराइड, एमोनियम सल्फेट। 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो किसान खाद में आपका प्रेजेंट होता है कैल्शियम एमोनियम नाइट्रेट, ए आपका सही उत्तर है। किसान खाद का रासायनिक संरचना जो होती है कैल्शियम एमोनियम नाइट्रेट होती है। नाइट्रो चूना पत्थर के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न 139 क्वेश्चन को देखिए, क्या दिया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द कैटलिस्ट, बताइए कैटलिस्ट से रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट आपके सही हैं? इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, इट चेंजेस इटसेल्फ एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, लाइट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एट अ कैटलिस्ट, एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ परीक्षा 2020 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कैटलिस्ट का प्रयोग ही इसलिए किया जाता है ताकि हम रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सके, ठीक है। लेकिन कैटलिस्ट रिएक्शन के एंड में अपने नेचर को बदल देता है, चेंज करता है इटसेल्फ, नहीं, ये नॉन रिएक्टिव होता है। इसका बस मेन पर्पस क्या होता है, ये जो भी रिएक्शन है उसके स्पीड को बढ़ा दे, रेट को बढ़ा दे, ठीक है। लाइट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ कैटलिस्ट, नहीं, कई जगह हम देखते हैं कि लाइट जो है उसको भी कैटलिस्ट, वो भी कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। यहाँ पर कैटलिस्ट का काम ये नहीं है कि रिएक्शन करे, ठीक है, बस स्पीड ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, ये ध्यान रखें, और अपने आप में कोई भी चेंज नहीं लाता है। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, बिल्कुल सही है, ठीक है। लाइट कैन बी कंसिडर्ड एज कैटलिस्ट, ये होना चाहिए, इस वजह से ये गलत है। इट चेंजेस इटसेल्फ, नो, इट डज नॉट चेंजेस इटसेल्फ, तो सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखें क्लास, चलिए बस 10-12 क्वेश्चन और बचे हैं, उसके बाद छुट्टी, परेशान मत हो। हम लोग छोटे थे बचपन में तो मतलब फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड अच्छा लगता था, फिर उसके बाद मन करता था छुट्टी हो जाए, घर जाए। मुझे तो पर्सनली ऐसे ही लगता था ना, आप लोगों को पता नहीं, अब हो सकता है आप लोग पढ़ाकू बच्चे हो, लगता हो 2 घंटे 3 घंटे क्लास लीजिए मैम। अरे क्वेश्चन सॉल्व कराने में कितनी लंबी क्लास लेगा इंसान। हाँ, कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाना है तब मज़ा आती है। जब कोई भी आपका सब्जेक्ट फिलॉसफी से रिलेटेड होता है तो उसमें बड़ा मज़ा आता है, उसमें कितना भी ज्ञान बच्चों को दे दो। 5 मिनट का टॉपिक 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 5-6 एग्जाम्पल, आप लोग भी खुश, अरे वाह मैम कितना अच्छा है, कनेक्ट कर पा रहे हैं बातों को आपसे, तो अच्छा लगता है। अब यहाँ पे कैटलिस्ट पढ़ रहे हो, डिटर्जेंट का पढ़ रहे हो, कॉम्पोजिशन, सोप का कॉम्पोजिशन पढ़ रहे हो, एसिड बेस की बात करो, तो कितनी देर तक माइंड आपका एक जगह रहेगा? कुछ समय बाद लगेगा कि अरे यार अब बस हो गया ना। चलो अब देखते हैं 140। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस विल इवॉल्व बाय द रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद जिंक, ठीक है। HCl विद जिंक की बात यहाँ पर की गई है, हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस विल इवॉल्व, तो ध्यान दो HCl प्लस Zn की यहाँ पर बात की गई है, तो यहाँ पर आपका जो है वो हाइड्रोजन गैस आपका इवॉल्व होगा, ठीक है। HCl प्लस Zn, तो ZnCl आपका बनेगा और हाइड्रोजन गैस जो है वो आपकी इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है। ZnCl, जिंक क्लोराइड आपका बन जाएगा। यहाँ पे देखो मैंने बैलेंस नहीं किया है, इसको बैलेंस भी करते हैं ना, देखो Zn प्लस HCl, ठीक है, तो ZnCl2 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस, ठीक है, ये गैस है, ठीक है। अब इसको आप वो करोगे, ये सब हम लोग जब पढ़ते थे तब करते थे, तो देखो यहाँ पे क्लोरीन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे 2 लगा दोगे, अब बैलेंस हो गया, ठीक है, क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया ना, क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे 2 लगा दिया, तो अब आपका हो गया। 141 क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, क्या दिया गया है। You have a aqueous solution of copper sulfate CuSO4 in a beaker. If you put some iron nail in this beaker, then after 30 minutes you would observe a color change. ठीक है, कॉपर सल्फेट है किसी बीकर में, उसमें आपने कुछ लोहे की कीलें डाल दी है और 30 मिनट बाद आप क्या देखोगे,
ब्लू टू पेल ग्रीन कलर कन्वर्ट हो जाएगा, पेल ग्रीन से कलरलेस हो जाएगा, कलरलेस टू ब्लू हो जाएगा, या फिर ब्लू टू कलरलेस हो जाएगा, आपको बताना है। 2014 में पूछा गया प्रश्न है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई बीकर है उसमें कॉपर सल्फेट है, CuSO4 कॉपर सल्फेट है, और इसका कलर जो है वो ब्लू होता है आपका। जब इसमें आप लोहे की कीलें डाल दोगे 30 मिनट बाद आप देखोगे इसका कलर जो है वो ब्लू से ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। ए आपका सही उत्तर है। तो देखो CuSO4 आयरन को हम लोग Fe से डिनोट करते हैं, तो CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस आयरन विल फॉर्म फेरस सल्फेट FeSO4 प्लस कॉपर Cu, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है क्लास? चलो, तो ये जो फेरस सल्फेट है इसका कलर आपका क्या हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा, क्योंकि फेरस सल्फेट वहां पर फॉर्म हो गया है, ठीक है। समझ में आया ग्रीन कलर क्यों हो जाता है ब्लू का? चलो, फिल्टर चैम्बर ऑफ होमो पैटर्न हेल्प्स, फिल्टर चैम्बर इन रैपिड रिमूवल ऑफ होमोप्टेरान्स का छनन कक्ष, होमोप्टेरान हेल्प्स इन रैपिड रिमूवल ऑफ फिल्टर चैम्बर, इनमें से क्या दूर करता है? सॉल्ट को, वाटर को, एक्सक्रीटरी मटेरियल को, या फिर नाइट्रोजन को। तो होमोप्टेरान्स का छनन कक्ष फिल्टर चैम्बर इनमें से क्या दूर करता है? नमक, जल, उत्सर्जित पदार्थ, या फिर नाइट्रोजन। 142 का आपका सही उत्तर जो है वो है वाटर को रिमूव करने के लिए फिल्टर चैम्बर होता है। मॉस्किटो रिपेलेंट कंटेन, ठीक है, जो मच्छर भगाने के लिए जो लगाते हैं कॉइल, ठीक है। मच्छर हूँ मैं, डेंगू मेरा काम, बस एक चीज़ उड़ा दे मेरी नींद, माँ के हाथ में मॉर्टीन, तो उसी की बात हो रही है। बड़ा अच्छा लगता था ये सॉन्ग बचपन में, माँ के हाथ में मॉर्टीन, और उस समय होता भी था, गर्मी का मौसम होता था, कूलर लग, जब मैं छोटी थी तब की बात बता रही हूँ। तो गर्मी का मौसम होता था, पापा ऑफिस से आते थे, फिर आराम से हम लोग खाना वाना खाते थे, कॉइल लगाया जाता था या फिर मच्छरदानी लगती थी और कूलर चलता था, तो वो भी दिन अच्छे थे। और कभी लाइट चली जाती थी तो छत पे भी आराम से इंसान सो जाता था। तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है बताओ? इसमें आते हैं क्वेश्चन पे वापस, कहानी में मत चले जाओ। तो बताओ मॉस्किटो रेपेलेंट में क्या होता है? पैराकेट होता है, डिकेट होता है, 2,4 D/2 4D, या डेरिवेटिव ऑफ एलेथ्रीन होता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ 2022 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसमें आपके डेरिवेटिव्स ऑफ एलेथ्रीन होते हैं जो कि मॉस्किटो रेपेलेंट की तरह काम करते हैं मच्छर को भगाने के लिए। अगला, अनाजों में कौन से एमिनो अम्ल की कमी होती है? तो कौन सा एमिनो एसिड आपका सीरियल्स में नहीं प्रेजेंट होता है अनाजों में? सिरीन, ग्लाइसिन, वेलाइन, या फिर लाइसिन। 2021 में पूछा गया प्रश्न है 144 का आपका जो सही उत्तर है वो है लाइसिन। लाइसिन जो होता है ये एमिनो एसिड सीरियल्स में नहीं प्रेजेंट होता है। ओडोमास की बात कर ली गई, फिर मच्छर की बात कर लीजिए, मच्छर को भगाने की बात। आज एकदम सोच लिया है इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ वालों ने कि मच्छर नहीं रहने देंगे, ठीक है। तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है? NND इथाइल बेंजामाइड, ठीक है, फिर N डाई मिथाइल बेंजामाइड, N डाई इथाइल फॉर्माइड, या NND डाई मिथाइल फॉर्माइड। बड़ा कंफ्यूज किया है 145, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, NND इथाइल बेंजामाइड होता है इसमें प्रेजेंट ओडोमास में। आज देख लेना यहाँ पे इथाइल बेंजामाइड, ये याद रखिएगा, इथाइल, मिथाइल इथाइल नहीं, इथाइल बेंजामाइड, ठीक है। Which of the following is known as साइकोसेल? बताइए, साइकोसेल किसे कहा जाता है? इथाइलिन को, या फिर क्लोरमैक्वेट क्लोराइड को, या फिर एबिस्किस अम्ल को, एसिड को, या फिर फोलिक एसिड को। इलाहाबाद हाईकोर्ट ARO 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर साइकोसेल बोला जाता है। 146 का आपका सही उत्तर जो है वो है क्लोरमैक्वेट क्लोराइड को। क्लोरमैक्वेट क्लोराइड को साइकोसेल बोला जाता है। बी आपका सही उत्तर है। साइकोसेल क्लोरमैक्वेट क्लोराइड CCC के रूप में भी जाना जाता है। ये सिंथेटिक विकास अवरोधक
में से एक होता है जिसका प्रयोग लवणता जैसे पर्यावरणीय परिस्थितियों के अंतर्गत फसल उत्पादन में सुधार लाने के लिए किया जाता है। इसका एप्लीकेशन भी देख लीजिएगा। बगासे और शीरा, ठीक है, मोलासिस निम्नलिखित में से किस फसल की प्रोसेसिंग में हमको मिलते हैं? यहाँ पर ध्यान दीजिए, बगासे और मोलासिस की बात यहाँ पर की गई है। आर द बाई प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप? चावल, गेहूं, जौ या फिर गन्ना। तो 147 का जो आपका सही उत्तर है, जब गन्ने की प्रोसेसिंग होती है तो हमें खोई और शीरा मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा। डी आपका सही उत्तर है। 148 को देखते हैं क्या दिया गया है। Which one of the following chemical is not used to test whether a substance is acidic or basic? किसका यूज हम लोग एसिडिक और बेसिक को फाइंड आउट करने के लिए नहीं करते हैं? रेड लिटमस सॉल्यूशन, इंडिगो ब्लू सॉल्यूशन, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन या फिर फिनोल्फथलीन सॉल्यूशन? बताइए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ARO 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो इंडिगो ब्लू सॉल्यूशन का प्रयोग नहीं किया जाता है इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए कि सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक। लिटमस के बारे में मैंने आपको बताया ही है, अगर ब्लू लिटमस पेपर जो है वो रेड में कन्वर्ट हो रहा है, इट मीन्स एसिडिक सॉल्यूशन है, और अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है तो मीन्स बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है, एल्कलाइन सॉल्यूशन है। 149 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग? ठीक है, हमें आयरन पैन को, लोहे का जो आपका पैन है, बर्तन है, उसे हमें रस्टिंग से बचाना है, तो उसके लिए कौन सा मेथड आपका सुटेबल नहीं है, नॉट सुटेबल? अप्लाइंग ग्रीस, अप्लाइंग पेंट, कोटिंग विद अ लेयर ऑफ टेफ्लॉन, कोटिंग विद अ लेयर ऑफ मरकरी। अरे बाप रे बाप, ऐसा बिल्कुल कर मत देना, मरकरी पेट वेट में नहीं जानी चाहिए, ठीक है, तो मरकरी से कोटिंग थोड़ी करोगे। हाँ, ग्रीस लगा सकते, थोड़ा तेल वेल लगा के, थोड़ा सा जंग, आपने देखा होगा ताले वाले में जंग वंक लगने लगता है तो पिताजी क्या करते हैं, अरे तेल डाल दो थोड़ा ना, कहीं पे पेच एच में जंग लग गया है तो तेल डाल देते हैं, लुब्रिकेंट डाल देते हैं। अप्लाइंग पेंट, जब दरवाजे पे या लोहे का कुछ भी सामान है उसको पेंट कर दो, रस्ट नहीं होगा, जंक नहीं लगेगा। कोटिंग विद टेफ्लॉन, आज के जो बर्तन आ रहे हैं वो तो टेफ्लॉन से ही आपके कोटेड होते हैं, ठीक है, तो वो सही रहता है। मरकरी की कोटिंग क्यों करोगे भाई? चलो, मिसेलस एक घोल में विघटन कारक होते हैं और अवक्षेपण हेतु आपस में नहीं मिलते हैं, ठीक है। मिसेलस एक घोल में विघटन कारक होते हैं और अवशेषण हेतु आपस में नहीं मिलते हैं। ये आयन आयन रिपल्शन, आयन आयन अट्रैक्शन की वजह से हाइड्रोफोबिक टेल आर इन द एक्सटीरियर ऑफ द सरफेस विच रिपेल ईच अदर, आयोनिक एंड टुवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर विच रिपेल ईच अदर। ARO 2021 में पूछा गया प्रश्न है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो मिसलेसस होते हैं वो एक विघटक कारक के रूप में होते हैं, लेकिन अवशेषण हेतु आपस में नहीं मिलते हैं ड्यू टू आयन आयन रिपल्शन की वजह से, आयन आयन प्रतिकर्षण की वजह से ये आपस में नहीं मिल पाते हैं, ठीक है, रिपल्शन हो रहा है, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो नहीं मिल पाएंगे। 151 देखते हैं। हु फर्स्ट डिस्कवर्ड द न्यूक्लिक एसिड? बताइए, न्यूक्लिक अम्ल की खोज सबसे पहले किसने की थी? ABCD में से जल्दी से बता दीजिए। ARO 2019 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो यहाँ पे फेडरिक ने न्यूक्लिक एसिड की खोज की थी, ए आपका सही उत्तर है। Who achieved the first commercialization of carbonate drink in the 18th century? तो बताइए किसके पास था? ABCD में से, ठीक है। 18वीं शताब्दी में कार्बोनेट वाले पेय पदार्थों का पहली बार वाणिज्यिकरण निम्न में से किसके द्वारा किया गया था, ये पूछा गया है। ABCD में से आपका जो सही उत्तर है वो है जैकब द्वारा, ठीक है, जैकब द्वारा। डी सही उत्तर है। ये ऐसे ही प्रश्न हैं जो पूछ लिए गए हैं, इसको आपको रटना ही है, इसमें कुछ ऐसा एक्सप्लेन मुझे करना नहीं है। लोगों का मानना है कि रात के समय पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए ना, बोला जाता है ना कि रात के नीचे पेड़ों के नीचे मत सो, क्यों, भूत आता है? नहीं, वो बात नहीं होती है, ध्यान दीजिएगा। इस कथन के पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब प्रकाश होता है तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, प्रकाश संश्लेषण माध्यम से जो प्लांट्स हैं, जो पादप हैं, वो अपने भोजन का निर्माण करते हैं, और इस प्रक्रिया में वो क्या करते हैं, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। लेकिन जब रात होती है तो माना जाता है जो पेड़ है वो ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते नहीं हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं,
बोला गया है 153 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, क्योंकि माना जाता है कि वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो बी। वैसे ये भी सही होना चाहिए। रात को पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात को पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। कुछ पेड़ जो रात को कार्बन डाइऑक्साइड ना छोड़कर ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो तो नीम पीपल हो गया आपका। चलो ये आपको पता है, रात में जो पेड़ होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ठीक है, ना कि कंज्यूम करते हैं, इसीलिए पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। चलो 154, कंसिडर द फॉलोइंग आइटम, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटो, ग्लूकोज, कोकोनट ऑयल। Which of the following above food item will give blue black color when tested with iodine solution? ठीक है, जब हम आयोडीन सॉल्यूशन के साथ इसको टेस्ट कर रहे हैं तो किन चीज़ों में हमें ब्लू ब्लैक कलर देखने को मिलेगा? स्लाइस ऑफ ब्रेड में, बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटो में, ग्लूकोज में या फिर कोकोनट ऑयल में। तो 154 का जो आपका सही उत्तर है वो है हमें स्लाइस ऑफ ब्रेड में देखने को मिलेगा और बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटो में देखने को मिलेगा। बी आपका सही उत्तर है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। नीले काले रंग का अगर हम देखें तो हमें कलर देखने को मिलेगा, ठीक है, जब हम टेस्टिंग कर रहे हैं आयोडीन के साथ, ये ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि उसमें स्टार्च आपका प्रेजेंट होता है। हम पोटैटो की बात करें उसमें भी स्टार्च प्रेजेंट है, ब्रेड में भी आपके स्टार्च होते हैं, ठीक है। या स्टार्च विलयन से अभिक्रिया कर उसे नीले रंग का कर देता है। स्टार्च आयोडीन को अवशोषित करके नीले रंग का स्टार्च आयोडीन संकर यौगिक बनाता है, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, ये याद रखिएगा। विच गैस लीक्ड इन द भोपाल गैस ट्रेजेडी? भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी गैस रिलीज हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड आपकी रिलीज हुई थी। बी आपका सही उत्तर है। और ये इस क्लास का आखिरी प्रश्न था, तो खुश हो जाओ। चलो अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। कोई भी परेशानी होती है किसी भी सब्जेक्ट में, खासकर साइंस के, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं पूरा प्रयास करूँगी कि आपकी परेशानियों को दूर किया जाए, लेकिन आप लोगों को उसके लिए मुझे बताना पड़ेगा कि दिक्कत कहाँ पर हो रही है। आज बैठकर आप लोग के कमेंट्स पढ़ती हूँ कि देखती हूँ कहाँ पर किस स्टूडेंट को दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो क्लास अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, मतलब ये प्रश्न आपके PYQs ही होंगे। लेकिन क्लास के एंड में ऐश्वर्या मैम हमेशा आपसे एक ही बात कहती हैं कि खुद पर भरोसा रखिए, ठीक है, और अपने लाइफ में एक डिसिप्लिन लाइए। मैंने अपने लाइफ से एक बहुत बड़ी चीज़ ये सीखी कि हम हर दिन मोटिवेटेड नहीं रह सकते हैं, ये बहुत बड़ा फैक्ट है। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि जो लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है, वो बहुत मोटिवेटेड रहते होंगे, ऐसा होगा कि वो फुल ऑफ एनर्जी होते होंगे और पूरा मोटिवेटेड होते होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो डिसिप्लिन में रहते हैं, समझ में आया? वो अपना जो रेगुलरिटी है, जो पैटर्न है किसी भी चीज़ का, उसको बहुत जल्दी ब्रेक नहीं करते हैं। हमारे से क्या गलती होती है, हमारे और आपसे? हमारे से सबसे बड़ी गलती यही होती है कि आज मोटिवेटेड है तो आज खूब पढ़ेंगे, कल मोटिवेटेड नहीं है तो कुछ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ाई आपकी रेगुलर होनी चाहिए। रेगुलरिटी बहुत मैटर करती है क्लास, डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है। आप आज इस चीज़ को गांठ बांध लीजिए, आप लाइफ में जितना भी डिसिप्लिन रहेंगे आप लाइफ में उतने आगे जाएंगे। और इस चीज़ को अपने छोटे लोगों को, जो आपसे छोटे बच्चे हैं उनकी बात करें, छोटे लोग वैसे वाला छोटे लोग की बात नहीं करती मैं, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं आपको। कभी मैं अगर छोटे लोग की बात कर रही हूँ मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द, मतलब उन लोगों की बात मैं कर रही हूँ जो आपसे छोटे हैं, ठीक है, जो आपसे यंगर हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो आप उनके अंदर भी ये हैबिट डालिए कि वो डिसिप्लिन में रहें, ठीक है। और आप देखिए, रेगुलर पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, अपने पे विश्वास रखिए सबसे पहले, और अपने ईश्वर पे विश्वास रखिए, जिसको भी आप मानते हैं, और मेहनत करिए। माता पिता का आशीर्वाद, आपके बड़ों का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। एक दिन ऐसा समय आएगा जब आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो चलिए क्लास अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलती हूँ नए प्रश्नों के साथ। तब तक खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। धन्यवाद।